everyone, I am Naina Jaiswal, an assistant professor, and as you all know, हमने पिछली वीडियो में बात की थी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जिंग की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की. So I'm gonna flip the camera now and let's get started. Let's start with the topic of amalgamation in the nature of purchase. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मीनिंग स्टेट आउट करके रखा है एंड अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग एन अमलगमेशन इज कंसीडर्ड टू बी इन द नेचर ऑफ परचेज व्हेन एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशन ऑफ मर्जर इज नॉट सेटिस्फाइड. अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की कुछ कंडीशंस की थी. व्हेन दीज कंडीशंस are satisfied, only then the amalgamation is considered to be in the nature of merger. And in the case of nature of purchase, as we can see here, उनमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उस अमलगमेशन को हम इन द नेचर ऑफ परचेज कंसीडर करेंगे. And so moving on, in this type of merger, one company acquires the other company and the shareholders are not necessarily given proportionate share in the new or combined entity. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया कि जब भी मर्जर का केस होता है तो जो मर्ज होने वाली न्यू कंपनी होती है, जो मर्ज करने के बाद न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है, उस न्यू कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ न्यू शेयर्स दिए जाते हैं प्रोपोर्शन के बेसिस पे. तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि परचेज़ के केस में हमेशा इम्प्लाई हो, जबकि मर्जर के केस में ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाती है. क्लियर? तो इट इज़ वन ऑफ द रिकॉग्निशन पॉइंट के जहाँ पे हमें पता चल जाए कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर किया जा रहा है या इन द नेचर ऑफ परचेज किया जा रहा है. अब इन द नेचर ऑफ परचेज के एक बड़ी ही अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्चुअल वर्ल्ड से. वो पहली एग्जांपल है टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर. ये बड़ी ही फेमस केस स्टडी है जब भी हम अमलगमेशन एंड एक्विजिशन की बात करते हैं इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे. बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया था. क्लियर? तो उसकी जो डील थी आज भी इन द हिस्ट्री ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत ही बड़ी मानी जाती है और ये एक बड़ी ही अच्छी एग्जांपल मानी जाती है वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गूगल एंड एंड्रॉयड की. 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया. 2005 में ज़्यादातर लोगों को एंड्रॉयड की एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं था. लोगों को एंड्रॉयड के बारे में, उसको चलाना किस तरीके से है, या एक बड़ा ही न्यू कंसेप्ट था, आप लगा लीजिए, एंड्रॉयड. और उस टाइम पे उसकी डिमांड कम होने की वजह से गूगल ने बड़े ही सस्ते में उसको एक्वायर कर लिया, अमलगमेट कर लिया एंड्रॉयड को. एंड एट दिस करंट टाइम हमें पता है कि एंड्रॉयड की वजह से ही गूगल बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाया. क्लियर? तो ये दोनों ही बहुत ही आइकॉनिक एग्जांपल बन जाती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जब हम डिस्कस करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस को. एंड इसी के बेसिस पे हमारे पास अमलगमेशन का न्यू टॉपिक आ जाता है, that is difference between amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. क्लियर? तो यहाँ पे अगेन मैंने कुछ बेसिस आपके लिए स्टेट आउट करके रखे हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विच मीन्स मर्जर एंड परचेज मेथड दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस का बेसिस हमारे पास है अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का बेसिक मतलब है कि जो भी न्यू कंपनी फॉर्म की जाएगी आफ्टर द पर्टिकुलर अमलगमेशन, उसके अंदर पुरानी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाएंगे या नहीं. तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है, जबकि परचेज मेथड के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना कुछ नेसेसिटी नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लेवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का. लेवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि किस लेवल तक आप उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं. तो इन द केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और मर्जर हमें पता है कि हम फुल इनकॉर्पोरेशन पे एक्ट करते हैं. मतलब जो न्यू कंपनी फॉर्म होने वाली है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के सारे इक्विटी शेयर्स, सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज, सारे रिजर्व्स को अपनी न्यू कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट करती है. वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम परचेज मेथड की बात करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेशन सिर्फ पार्शियल बेसिस पे होती है, मतलब सिलेक्टेड बेसिस पे होती है.
ये अब एक्वायर करने वाली कंपनी की मर्जी है कि वो कौन से एसेट परचेज करना चाहती है, कौन सी लायबिलिटीज़ टेक ओवर करना चाहती है, एंड देन उन्हीं लायबिलिटीज़ और उन्हीं एसेट्स के हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी शो करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बैलेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड एसेट। एज वी डिस्कस्ड इन आर अर्लियर वीडियो, जब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात की जाती है या मर्जर की बात की जाती है, तो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हम कैरी करते हैं जर्नल रिजर्व में। जर्नल रिजर्व में जब हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट होती है, एंड अगेन जब परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच का डिफरेंस हमारा डेबिट साइड आए, व्हेन द डेबिट साइड इज शॉर्ट, हम उसे सरप्लस अकाउंट में कैरी करते हैं। क्लियर? बट जब हम बात करते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज की, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ी अलग हो जाती है। जब हमारे पास क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो हम उसे एंटर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, एंड अगर डेबिट साइड हमारी शॉर्ट आती है तो उसे हम कैरी करेंगे गुडविल में। क्लियर? तो ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से थोड़ा अलग हो गया, बिकॉज क्रेडिट साइड इन दिस केस गोज टू जर्नल रिजर्व एंड डेबिट goes to surplus, while in the method of purchase the credit side goes to capital reserve and the debit one goes to goodwill account. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि उनको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, तो उन्हीं रिजर्व्स को हम कहते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व्स। एंड इन द केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इसकी ट्रीटमेंट हम नॉर्मल रिजर्व की तरह करते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि सारे के सारे रिजर्व्स एक्वायरर टेक ओवर कर लेता है, तो स्टैच्यूटरी रिजर्व की जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो नॉर्मल रिजर्व की तरह, नॉर्मल स्टैच्यूटरी रिजर्व की तरह ही की जाती है इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर। क्लियर? वाइल इन द केस ऑफ परचेज मेथड हम एक अलग से न्यू अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? तो जितना भी ये स्टैच्यूटरी रिजर्व का बैलेंस होता है वो हम अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उसकी फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ईजी हो जाए। क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जैसे कि हमने इनकॉर्पोरेशन वाले पॉइंट में किया कि इन द केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हम फुल इनकॉर्पोरेशन करते हैं और परचेज मेथड में पार्शियल इनकॉर्पोरेशन करते हैं, उसी तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के केस में भी we can mention here that complete assets and liabilities are taken over in the case of pooling of interest method, while in the case of purchase method only the choicest, or you can say selected assets and liabilities are taken over by the acquirer company. Clear? Going on to our next point, कंसेंट ऑफ एक्वायरी। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन द केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और इन द केस ऑफ मर्जर द कंसेंट ऑफ एक्वायरी कंपनी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ऑलवेज देयर और ऑलवेज प्रेजेंट। वाइल इन द केस ऑफ परचेज मेथड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी एक्वायरी कंपनी का कंसेंट उस अमलगामेशन में ऑलवेज प्रेजेंट हो। इन द केस ऑफ परचेज ये अमलगामेशन तब भी हो सकती है जब कोई लॉ के अंडर कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपको फेस करनी पड़ जाए, जब सुप्रीम कोर्ट आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दे दे किसी कंपनी को अमलगामेट करने का, तो इसको आप लिख सकते हैं नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। क्लियर? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड purchase method, because in the method of merger the consent of the acquiry will always be there, and in the case of purchase method it is not necessary कि आपकी acquiry company ये जो amalgamation कर रही है वो अपनी consent से कर रही है, हो सकता है कि ये hostile takeover भी हो। क्लियर? तो ये हो गई कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड के अंदर हमें दिखते हैं और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करते हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक,
विच आर द जर्नल एंट्रीज। क्लियर। तो जैसे कि हमने अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में कुछ जर्नल एंट्रीज की थी, तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री है इन द केस ऑफ परचेज मेथड। परचेज मेथड और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के मेथड के अंदर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर ज़्यादातर सेम ही होंगी। क्लियर। तो कुछ थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा जो कि हमने पीछे डिफरेंसेस में किया, जैसे गुडविल और जर्नल रिजर्व वाला डिफरेंस। तो वो डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक अलग सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज होता है इन केस ऑफ परचेज मेथड। तो इन जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहली एंट्री आती है हमारे पास फॉर परचेज ऑफ बिजनेस की। तो ये एंट्री सेम रहेगी एज इन द केस ऑफ मर्जर मेथड। तो इस एंट्री को हम लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। क्लियर। तो यही एंट्री हम मेंशन करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर मर्जर के केस में भी और परचेज मेथड के केस में भी। दोनों ही केसेस में ये एंट्री सेम ही रहेगी और यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे परचेज कंसिडरेशन की। सो द नेक्स्ट एंट्री इज़ फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। तो जैसे कि मैंने बताया कि परचेज मेथड में ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी कंपनी एक्वायर की जाए, कुछ सिलेक्टेड एसेट्स एंड सिलेक्टेड लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको एक्वायरर कंपनी टेक ओवर कर रही है। तो उन्हीं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ मेंशन करेंगे विद एंट्री वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लायबिलिटीज। क्लियर। तो इस एंट्री में हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी एसेट्स एक्वायरर टेक ओवर कर रहा है एंड कौन कौन सी लायबिलिटीज टेक ओवर की जा रही हैं। इसी के साथ साथ हम मेंशन करते हैं बिजनेस परचेज की अमाउंट और इसी एंट्री में हमारे पास निकल के आएगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जिसकी बात हमने पीछे भी की कि अगर हमारा डेबिट बैलेंस शॉर्ट आता है तो हम मेंशन करेंगे गुडविल, वाइल अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट आता है तो हम मेंशन करेंगे कैपिटल रिजर्व। क्लियर। तो इस एंट्री में ये एडजस्टमेंट हमारी काम आएगी। देन नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन की। तो इस एंट्री के अंदर हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर को जो हम पैसे उसको दे रहे हैं, जो शेयर्स उसको दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं, जैसे कि मर्जर के केस में भी किया था। तो इस एंट्री में आ जाएगा हमारा लिक्विडेटर ऑफ एक्वायरी अकाउंट डेबिट एंड इन एक्सचेंज अगर हम उसे कुछ कैश या बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो शेयर कैपिटल उसको दे रहे हैं एंड हो सकता है कि ये शेयर कैपिटल विद प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन की। ये सारी चीज़ें हम अपने एक्वायरी को पे कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन फॉर मेंटेनिंग स्टैच्यूटरी रिजर्व। इसका हमने पीछे भी डिस्कशन किया डिफरेंस के केस में कि जब भी स्टैच्यूटरी रिजर्व की बात की जाती है इन द केस ऑफ परचेज मेथड एक न्यू अकाउंट हम ओपन करते हैं जिसका नाम होता है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व एंड उस रिजर्व की सारा का सारा बैलेंस हम अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है वो परफॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर पेइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब हमें पता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्वायरी कंपनी के, बट कुछ केसेस में ये पॉसिबल होता है कि एक्वायरर पे करता है उन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को ऑन बिहाफ ऑफ एक्वायरी। क्लियर। तो उस बेसिस में हमारी एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। अब ये एक्सपेंसेस जो एक्वायरी ने पे करने थे एक्वायरर उसके बिहाफ पे कर रहा है। एंड लास्ट एंट्री होती है हमारी राइटिंग ऑफ गुडविल विद कैपिटल रिजर्व। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ केसेस में आपके पास
दिस एंट्री, इन दिस एंट्री आपके पास कैपिटल रिजर्व अराइज होता है, बट देन अगेन आपको गुडविल का यूज़ करके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करना पड़ जाए। तो ऐसे ही कुछ केसेस में हमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल को आपस में सेट ऑफ करना पड़ता है। तो उस सेट ऑफ की एंट्री बन जाती है आपकी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? तो इस एंट्री के हेल्प से हम कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है उसको गुडविल के बैलेंस के साथ हम सेट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्दर करना और भी ईजी हो जाता है। तो ये सारी एंट्रीज हो गई हमारे पास इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर एंड इन द केस ऑफ परचेज मेथड। तो ये टोटल 6 एंट्रीज हैं, और इसके अलावा भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई और एडजस्टमेंट है तो उसके लिए हम न्यू एंट्री फॉर्मुलेट करते हैं। अब एक्वायरर की बुक्स के बाद हम आते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। तो जर्नल एंट्रीज परचेज मेथड की अगेन हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो भी ये एंट्रीज होंगी वो परचेज मेथड में एंड मर्जर में, दोनों में ही अप्लाई होंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी, वो विदाउट एनी कंसिडरेशन के कौन से मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, मर्जर मेथड और परचेज कंसिडरेशन मेथड, दोनों में ही सेम एंट्रीज को हम अप्लाई करेंगे, सेम ही एंट्रीज को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाती हैं इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी कुछ जर्नल एंट्रीज जो कि अमलगामेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल रहेंगी। तो इन्हीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो है हमारे पास ट्रांसफरिंग एसेट्स टेकन ओवर। इस एंट्री में जितने भी एसेट्स एक्वायरी के पास हैं वो सारी की सारी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि आगे जाके हमारी कंपनी का जो भी लेना देना होने वाला है एक्वायरर के साथ वो रियलाइजेशन अकाउंट में से ही हो। क्लियर? तो इसी के लिए फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट। अब वेरियस एसेट्स के अंदर नंबर ऑफ एसेट्स हो सकती हैं इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। तो ये सारी की सारी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड प्लीज़ नोट कि ये जो भी होने वाले हैं ट्रांसफ़र, ये होने वाले हैं बुक वैल्यू पे। क्लियर? देन आती है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। अब कंपनी की अमलगामेशन की बात हो रही है तो एसेट्स टेक ओवर हो रही हैं तो लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर होंगी। तो यही सारी लाइबिलिटीज़ भी हम सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारी एंट्री बन जाती है वेरियस लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग द करंट वन एंड नॉन करंट वन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो ये सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। देन आती है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री परचेज कंसिडरेशन के लिए। जो ये परचेज कंसिडरेशन एक्वायरी कंपनी को रिसीव होने वाला है एक्वायरर से, उसकी एंट्री भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही करते हैं। ये बैलेंस भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए हमारी एंट्री बन जाती है एक्वायरर अकाउंट डेबिट, और एक्वायरर कंपनी भी आप लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने परचेज कंसिडरेशन की भी सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देनी है। देन आती है फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन की होलसम अमाउंट तो हम यहाँ लिख देंगे, बट परचेज कंसिडरेशन के अंदर हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। क्लियर? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि परचेज कंसिडरेशन के अंदर कैश भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है। तो वही सब कुछ हम यहाँ पे भी एंटर करने वाले हैं, और उसी के बेस पे हमारी एंट्री बन जाती है बैंक स्लैश शेयर कैपिटल स्लैश प्रीमियम, जो भी इनमें से रिसीव हो रहा है, अकाउंट डेबिट टू एक्वायरर। क्लियर? तो ये एंट्री बन जाती है हमारी फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस।
अब हमें ये पता है कि जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही एक्वायरी कंपनी की होती है, बिकॉज एक्वायरी कंपनी इज़ द वन हु हायर्स द लिक्विडेटर। तो उसको जो भी पैसे देने हैं, एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं, कमीशन देनी है, वो सारा का सारा पे ऑफ करना एक्वायरी का काम है। तो इसी के केस में हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। इसमें से द फर्स्ट वन इज़ पेड बाय एक्वायरी। जब ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्वायरी कंपनी खुद अपने आप पे करती है तो वो केस है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्वायरी, और इसकी एंट्री भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में से ही करेंगे। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर कि ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश में पे हो रहे हैं या किसी भी फॉर्म में पे हो रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। Then the second case is when these expenses are paid by acquirer himself. क्लियर? तो ये हमने एक्वायरर की बुक्स में जब एंट्री की थी तब भी ये एंट्री हमने देखी थी, when the acquirer pays these expenses on behalf of acquiry, एंड एक्वायरी की बुक्स में भी इसके लिए कुछ एंट्री हमें करनी पड़ेंगी। तो इस केस में हमारे पास दो एंट्रीज आ जाएंगी। द फर्स्ट वन इज एक्वायरर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्वायरर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जहाँ पे वो मेंशन करेगा कि कितने पैसे उसने पे किए हैं। देन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्वायरर अकाउंट। बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो एक्वायरी है वो किसी ना किसी फॉर्म में ये पैसे उस एक्वायरर को वापस ज़रूर करेगा। तो उसी के लिए हम दो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट एंट्री जब उसने हमारे बिहाफ पे ये एक्सपेंसेस पे किए, एंड द नेक्स्ट एंट्री जब हम उसको ये पैसे वापस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये होगी हमारी कुछ इनिशियल ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन, एंड आगे चलते हैं बाकी की जर्नल एंट्रीज पे। तो उसी में ही हमारी 6th एंट्री हो जाएगी फॉर सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर। अब कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि कंपनी के पास नंबर ऑफ एसेट्स थी बट उसमें से जो एक्वायरर है उसने कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को ही एक्वायर किया है, तो बाकी की सारी जो एसेट्स हैं वो सारी हमें सेल करनी पड़ेगी, बिकॉज इवेंचुअली आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो उसके केस में आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर? बट यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये आएगा जब हमारी एसेट पे हमें लॉस हुआ है टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, एंड देन टू रियलाइजेशन। क्लियर? तो ये 2 वे एंट्री हमारे पास है। अगर पर्टिकुलर एसेट सेल करने पे हमें लॉस होता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमने ये एसेट सेल किया और हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? और पर्टिकुलर लॉस एंड प्रॉफिट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री फॉर लाइबिलिटीज़ नॉट टेकन ओवर। तो कुछ ऐसा भी केस पॉसिबल है कि जब लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर ना किया जा रहा हो, या कुछ पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ हैं जो कि एक्वायरर टेक ओवर नहीं कर रहा, तो इन लाइबिलिटीज़ को एक्वायरी को पे ऑफ करना ही पड़ेगा, बिकॉज द कंपनी इज़ गेटिंग लिक्विडेटेड। तो उसके केस में भी हमारे पास एंट्री बन जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन जस्ट एज दी एसेट ट्रांजैक्शन, ये भी 2 वे एंट्री है हमारी। तो जब भी हम लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो जब हम एक्सेस पैसे उसके पे कर रहे हैं तो वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में चले जाएंगे, एंड अगर हम उसके पैसे पे कर रहे हैं लेस देन इट्स एक्चुअल अमाउंट तो वो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में चले जाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ की थी और आप 12,000 पे कर रहे हैं तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, बट अगर आप 10,000 की लायबिलिटी के लिए 9,000 पे कर रहे हैं तो वो 1,000 का जो डिफरेंस है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट
क्रेडिट में। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब इन्हीं एंट्रीज के बेस पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का एक लेजर अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास निकल के आता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। क्लियर? कि ये सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद और जो नहीं टेक ओवर हुए हैं उनको सेल करने के बाद जो भी कंपनी के पास बचता है वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और दोनों ही केस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बियर करना होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो अगर प्रॉफिट है तो हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी कंपनी को लॉस होता है इसके केस में तो हमारी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो जो ये लॉस है उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, वो ट्रांसफरिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। अब जो भी कंपनी के पास शेयर कैपिटल रह जाएगी और जो रिजर्व रह जाएगी जो कि उसने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए, वो सारे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बिकॉज एज वी ऑल नो, जब कंपनी लिक्विडेट होती है या बंद होती है तो कंपनी के पास जो भी होता है, जो भी लास्ट में रेजिड्यू बच जाता है, उसके ऊपर राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर? तो इस केस में भी जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल हैं या रिजर्व हैं वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। क्लियर? तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिकॉज ये भी हम उनको ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर? तो जो भी हमारी कंपनी के पास शेयर कैपिटल थी और रिजर्व एंड सरप्लस थे वो चले जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन हमारे पास लास्ट एंट्री आ जाती है हमारी फॉर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उन्हें हम पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम इस एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, बिकॉज जो भी हमें परचेज कंसिडरेशन मिला है वो हमें अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। तो इसकी एंट्री हमारे पास आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ पे किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू whatever we receive in purchase consideration. Again, that can be bank balance, that can be shares, that can be premium. Clear? तो ये सारी हो जाएंगी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। टोटल हमारे पास 10 एंट्रीज आ गई हैं, एंड अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का टॉपिक वाइंड अप होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।